गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम प्रस्तुत हैं इतिहास के श्रृंखला को लेकर के। आज आपको एक और उस कड़ी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक सूचना और दे दूं कि आज शाम को हम लोग डेली करेंट पर आधारित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस पे आपको पीडीएफ में कुछ नोट्स भी दिए जाएंगे और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रोग्राम के समय हम लोग जो है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक रहता ही रहता है और प्रोग्राम के समय भी हम लोग टेलीग्राम लिंक का चयन जो है लिंक दे देंगे आपको। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सैंधव सभ्यता के दूसरे लेक्चर का और इसमें हम लोग देख रहे हैं सैंधव स्थलों का सर्वेक्षण देखेंगे। आप जानते हैं कि सैंधव सभ्यता एक प्रागैतिहासिक सभ्यता रही है। तो यहाँ पर लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा गई है और न अपठनीय होने के कारण हम पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हम पुरातात्विक सामग्रियों को जब देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में क्यों देखते हैं। तो वो तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ का निर्धारण कर सकते हैं। राइट? देखिए, आप लोग भी पढ़ते हैं और तथ्यों को एक तरह से क्या करते हैं, जहाँ मिला तहाँ से लिखते चले जाते हैं, जैसे किताब में लिखा हुआ है। यहाँ हम थोड़ा सा एक अपनी सोच आपके सामने रख रहे हैं कि तथ्यों को भी क्लासिफाई कर लिया जाए, वर्गीकरण कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए जब हम इन पुरातात्विक स्थलों को देखेंगे। तो आइए बताता हूं आपको। देखिए, अप्रोच की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हमको लोकेशन देखनी चाहिए कि अवस्थिति क्या है, किस नदी पर है, किस प्रांत में है। राइट? दूसरी चीज हमको ये देखने की जरूरत है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और एक बात और कहूँगा, नगर नियोजन की एक सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य विशेषता आपको प्लानिंग में हम अलग से पढ़ा देंगे, लेकिन आपको फोकस क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नियोजन में कोई विशेष परिवर्तन है कि नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूटी तो महत्वपूर्ण होती ही होती है, प्रश्न अधिकतर बनते हैं कहाँ से? परिवर्तनों पे बनते हैं। तो विभिन्न स्थलों में जो नगर नियोजन में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उन परिवर्तनों पर आपको विशेष नजर होनी चाहिए। तीसरी बात आपको बताऊं, पशु या पशु हड्डियां, एक सेगमेंट डिवाइड कर लीजिए। आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि किन पशुओं की हड्डियां मिली या मूर्तियां मिली, है ना। मोहरें, सील, और एक मिसलिनियस कर लीजिए, अन्य, मोहरें, मूर्तियां। अब जरा समझिए, एक स्थल पे एक आपने फैक्ट को कैटेगराइज कर लिया। आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लोकेशन और टाउन प्लानिंग से, है ना। और कभी कभी जो स्पेसिफिक चीजें हैं वहां से पूछ ली जाती हैं। एक दिमाग में चीजें आ गई। आइए अब हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, सैंधव स्थलों के सर्वेक्षण की बात करते हैं। एक बात और कहूँगा, वो ये कहूँगा कि सैंधव सभ्यता के लगभग 2000 स्थलों का उत्खनन हो चुका है। अगर हम इन 2000 स्थलों को एक एक स्थलों को पढ़ना शुरू करें तो सोचिए कि किताब हो जाएगी कि सैंधव सभ्यता के स्थल। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें प्रतिनिधि स्थलों को भी पढ़ना है। याद करिए, प्रतिनिधि स्थल और अनुषंगी स्थलों की हमने चर्चा किया हुआ है। तो प्रतिनिधि स्थल वो होते हैं जहां पर सभ्यता की अधिकांश विशेषताएं मिलती हैं और अनुषंगी स्थल वो होते हैं जो कि उसके अगल बगल होते हैं। तो हम मुख्यतः जो 5-6 प्रतिनिधि स्थल हैं उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ अनुषंगी स्थलों की चर्चा कर लेंगे कि उस क्षेत्र के अपेक्षाकृत अनुषंगी स्थलों में महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं। राइट? मैंने पहले भी कहा कि इतिहास को तथ्यों का अखाड़ा न बनाइए, एक सिस्टम डेवलप करिए, एक समझ डेवलप करिए,
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि पहला जो स्थल आया, उस स्थल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा। और आप जानते हो कि इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की भी सभ्यता कहा गया। इसकी चर्चा हमने सामान्य सूचना के संदर्भ में की थी। केवल आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि सबसे पहले चार्ल्स मर्सन ने सूचना दिया। 1853 में कनिंघम साहब इसको बौद्ध विहार मान बैठे। हमने बताया ना कि ये कनिंघम कन्फ्यूजन कहा गया, राइट। तो कनिंघम कन्फ्यूजन आगे चल करके ब्रंटन बंधु ने काम किया। 1872 में फिर से उत्खनन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में जो पहला क्या कहते हैं कि विस्तृत उत्खनन कार्य किया वो दयाराम साहनी ने किया 1921 में। और इसीलिए दयाराम साहनी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो उद्घाटित करने का श्रेय हम लोग दयाराम साहनी को देते हैं। क्लियर है। और वास्तव में यहीं से सिंधु सभ्यता का रिकॉग्नाइजेशन हुआ, यहीं से लोग स्वीकार करना शुरू किए। और हड़प्पा को हम लोग कहते हैं गेटवे सिटी ऑफ इंडिया, गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिटी ऑफ। और जानते हैं इसकी हिंदी भी ऐसे ही पूछ लेगा, IVC को हम शॉर्ट में कह दे रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अदरवाइज आपको बताऊं कि जानते हैं क्या है, सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा गेटवे सिटी, इसका कोई डेफिनेशन नहीं रहेगा, कह देगा गेटवे सिटी किस शहर को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को। तो सीधे प्रश्न भी आपसे यहाँ से उठा करके पूछे जा सकते हैं। आइए, जैसा कि हमने आपको कहा था उसी पैटर्न पर आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है हड़प्पा का हमने टाउन प्लानिंग आपके सामने रखा हुआ। एकदम कूल माइंड से चीज़ों को समझते चले जाइए। वास्तव में किसी भी अगर आप सिंधु नगर को देखोगे तो वो 2 नगरों में बिठाई होगा। और आपको एक बार फिर बता दूं, जो लोग एकदम हमारी जिद ही है, हमारी बात ही है कि हम इसको एकदम फाउंडेशन से लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जान लीजिए। हाँ, इसके बाद फिर ना भूलिएगा, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। इंडिकेटर है, मैप पे ऐसे ही बनाया जाता है। तो हमेशा किसी भी नगर को आप देखोगे ना तो पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बटा रहेगा। हड़प्पा नगर भी 2 भागों में बटा हुआ है। आपको लोकेशन की बात कर दूं तो ये रावी नदी तट पर था, पूर्वी भाग पर, रावी नदी के पूर्वी तट पर था। चलिए, पर स्थित था, है ना, बाएं तट पर स्थित था या पूर्वी तट पर स्थित था। फिलहाल आइए हम बात करते हैं हड़प्पा में जो 2 नगर आपको दिखाई देते हैं, पश्चिमी टीला और ये दूसरा नगर टीला। आपको बताऊं, पुरातात्विक परंपरा है कि जो टीले मिलते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस टीले का नाम AB रखा गया और ये रखा गया आपको HR एरिया रखा गया। ये R है, ये H है, ये उन टीलों का नाम है, राइट। आपको बताऊं, जो आपको ये दिख रहा है चारों तरफ क्रॉस ऐसे ऐसे, ये रक्षा प्राचीर है, राइट। और वास्तव में रक्षा प्राचीर का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ये इतिहासकार ये लिखते हैं कि इन रक्षा प्राचीरों पे जो गार्ड हुआ करते थे वो क्या कहते थे, मार्च पास्ट टाइप का किया करते थे और सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण था। उत्तर और दक्षिण दिशा में एंट्री गेट था, ये आपका एंट्री गेट हुआ। IAS में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा में प्रवेश द्वार किन दिशाओं में था, उत्तर और दक्षिण में था। क्लियर हो गई बात। इसके उत्तर में एक F टीला था, राइट। और F टीले से कुछ चीजें मिलती हैं, वो जानने की जरूरत है। अन्नागार, ग्रेनरी, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे अन्नों का संग्रह किया जाए। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः टैक्सेशन टाइप की कोई चीज रही होगी कि अन्न के रूप में टैक्सेशन किया जाता रहा होगा। और ये अन्नागार रावी नदी तट के किनारे था, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो
बाहर से अन्न कर के रूप में आया रहा हो, उसी के सहारे एक्सपोर्ट क्या कहते हैं कि उसमें अन्नागार में रखा जाता हो। एक कल्पना है, फैक्ट जो है वो आप जानते रहिए कि अन्नागार यहाँ मिलते हैं। इसके बाद भट्ठियाँ मिलती हैं धातुओं के गलाने की, राइट। श्रमिक आवास के साक्ष्य हैं, 15 छोटे छोटे आवास के साक्ष्य हैं। तो ये एक लीडिंग पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में हमें भट्टियाँ मिली हैं, है ना, अन्नागार मिले हैं, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गई बात। नगर टीले में चले आइए। एचआर नगर टीला एक सामान्य जैसे माना जाता है कि नागरिकों के लिए या शहर के लिए रहा होगा। उसके दक्षिण में आपको R37 एक कब्रगाह मिली है, ग्रेवियार मिला है, कब्रगाह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कब्रों की संख्या 57 है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 57 क्यों नहीं लिखा गया? वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो 20 जो कब्रें थी वो एकदम से छत विछत हो गई थी, तो उसको हटा करके बाद में R37 कर दिया गया। और यच भी एक कब्रगाह ही है, लेकिन यह जो कब्रगाह है वो पोस्ट हड़प्पन है, यानी हड़प्पा की संस्कृति के बाद का है, हड़प्पा की संस्कृति के बाद का है। क्लियर हो गई बात। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि ये इसके नगर नियोजन से संबंधित था। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कुछ मूर्तियों और मोहरों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम बात करें। अगर आप देखें तो हड़प्पा में जो सील युक्त है, क्या ठप्पा मार कहिए, याद रखिएगा, पंच मार्क, ठप्पा मार मुहरें सर्वाधिक हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको केवल सर्वाधिक मुहरें पूछ दिया जाए तो मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर ठप्पा मार्क की अगर आप बात कर लेंगे तो ये हड़प्पा हो जाएगी। एक और बात जानने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र के जितने भी स्थल मिले हैं उसमें नारी मृण मूर्तियों की संख्या अधिक है, लेकिन यह हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर पुरुष मृण मूर्ति अलग है, की संख्या अधिक है। यह सवाल कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पत्थर की नृत्य मूर्ति है, डांसिंग स्टैचू है, नृत्य रत मूर्ति है। आपको बताऊं ये कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन डांसिंग स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज मोहनजोदड़ो से मिली है, ये जरूर पूछा हुआ है। लेकिन जो पत्थर की नृत्य रत मूर्ति है वो कम। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, आटा गूंथते हुए, दूध पिलाते हुए मोहरों का अंकन है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध रही है, कई बार पूछी गई है, मादा जननांग से, या जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जननांग से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ये इस तरह से हो गया और ये पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, राइट। तो बहुत सारे लोग इसे प्रकृति की जो है क्या कहते हैं कि उत्पादकता से जोड़ते हैं इस पे, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे गधे की हड्डियां हैं, खरगोश की हड्डियां हैं, क्लियर है। और सांप और खरगोश गिलहरी सांप की संयुक्त मूर्ति है। इस तरह की कुछ पशु मूर्तियां भी आपको दिखाई गई हैं,
जाहिर सी बात है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि अगर संयुक्त मूर्ति आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उसका धार्मिक महत्व है ये, राइट है। तो पहला शहर आपके बारे में, पहले शहर के बारे में आप जान गए, क्लियर है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। जो मोहनजोदड़ो है आप जानते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और एक मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जितने भी दड़ो वर्ड आए, मोहनजोदड़ो, जुडरीदड़ो, चन्हूदड़ो, ये सब सिंधु नदी के किनारे ही आपको पाए जाएंगे, दाएं पाए जाएं या बाएं पाए जाएं, क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में कहते हैं मृतकों का टीला। लेकिन एक रोचक बात यह है कि यहां से कब्रगाह के साक्ष्य नहीं है। विरोधाभासी आपको लगेगा और इसीलिए पूछा जाएगा कि नाम मृतकों का टीला है और कब्रगाह के साक्ष्य ही नहीं है, क्लियर है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप टीला भी कहते हैं। स्तूप की चर्चा कभी हम लोग विस्तार से करेंगे। बौद्ध संस्मारक हैं। इतनी बात जरूर जानते रहिए कि जो स्तूप टीला है वो कुषाण काल के समय का, कुषाणों के समय में यहाँ से एक स्तूप मिला है, इसलिए इसे हम लोग स्तूप टीला कहते हैं, क्लियर है, राइट। तो ये मोहनजोदड़ो के लोकेशन के बारे में हो गया। पाकिस्तान में पड़ेगा ये, राइट। सिंध प्रांत में लरकाना जिले में ये पड़ेगा। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके नगर नियोजन की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है जैसे हड़प्पा का नगर नियोजन था वैसे ही था कि ये दुर्ग टीला था और ये नगर टीला था, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जो दुर्ग टीला, यहाँ पे भी आपको उत्तर और दक्षिण में प्रवेश द्वार मिलेगा। यहाँ से दुर्ग टीले से कुछ चीज़ें यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। वो रहा है पहला, बृहद अन्नागार। क्या रहा है? बृहद अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। वहाँ क्या था, क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा में था उसे अन्नागार कहा गया और यहाँ पे कहा गया बृहद अन्नागार। तो जब आपसे पूछेगा तो अन्नागार नहीं, बृहद अन्नागार ही पूछेगा। यहीं से आपको एक सभा भवन मिलेगा, असेंबली हॉल, सभा भवन। और आपको बता दूं सभा भवन में ये स्तंभों वाला हॉल है, पिलर्स का प्रयोग हुआ है, स्तंभों वाला हॉल, राइट। माना जाता है कि यहाँ पर प्रवचन होता था। किंतु सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर मोहनजोदड़ो को आपको दिखाई देगा नगर नियोजन के संदर्भ में, तो यहाँ पर ग्रेट बाथ दिखाई देगा। और एक और पॉइंट दिखाई देगा कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से जितने भी आपको मकान मिले हैं, प्रायः हर मकान में आप देखेंगे आपको कुएं के साक्ष्य मिलेंगे। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा वो रहा किसका? ग्रेट बाथ का रहा। ग्रेट बाथ की स्थिति ये थी, आपको यहाँ पे फिगर पे अलग हमने दिखाया हुआ है, राइट। वो क्या, जो ग्रेट बाथ था आपको बताऊं कि कृत्रिम जलाशय था। यहाँ पे जलाशय में स्नान करने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई थीं और पूरब और उत्तर दिशा से पानी, वाटर फ्लो डाला जा सकता था पानी यहाँ पे, और दक्षिण पश्चिमी दिशा से एक नाली थी जहाँ से वो पानी ड्रेन आउट हो जाता था। और जब आप यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे आपको कमरे मिलेंगे, चेंज रूम। सोचे कि कितने लोग अलर्ट थे, प्राइवेसी मेंटेन रहे, राइट। और इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन सभ्यता का आश्चर्य कहा है, सभ्यता का आश्चर्य कहा है। और निश्चित रूप से इसे आश्चर्य ही कहा जाना चाहिए।
श्योर। तो मोहनजोदड़ो से जो ये मिला आपको नगरीकरण के संदर्भ में, वो बातें क्लियर हो गई। आपको बता दें यहाँ से कई सारे पशु के हड्डियाँ और मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जैसे भेड़े और हाथी की संयुक्त मूर्ति है, कांसे का भैंसा है, हाथी के कपाल के साक्ष्य हैं, ढोल बजाते हुए बंदर के साक्ष्य हैं, पालतू भैंस का साक्ष्य है ना। कहने का मतलब हमारे ये है कि विभिन्न सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रस्तर योगी की वो है जो बहुत ही फेमस रही है, प्रस्तर योगी की मूर्ति है, कांसे की नृत्यरत मूर्ति है, डांसिंग गर्ल है। तीसरी चीज पशुपति मुहर है ना। आप देखेंगे उठा करके यही सारी मुहरें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है, राइट। आपको एक बात बताऊं, जो पशुपति की मुहरें हैं वो स्पेशली महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर 4 पशु हैं। सच पूछे तो 5 हैं, लेकिन 4 पशु ही स्पेशली ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से? मूर्ति के दाहिने तरफ अगर आप देखेंगे तो हाथी और शेर, हाथी और सिंह, और बाएं तरफ देखेंगे तो एक जैसे गैंडा और भैंसा, और नीचे की तरफ जो है हिरण है। तो हिरण तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ये जानते रहिए कि हाथी, सिंह, गैंडा, भैंसा पशुपति के मुहर पे, और एक योगी है, और योगी के नीचे जो है वो चारों सारे मूर्तियां अंकित हैं। श्योर है। तो कहने का मतलब ये है कि पशुपति मुहर पे याद रखिएगा वृषभ का अंकन नहीं है, और वैसे भी हम लोग वृषभ नंदी को जोड़ते हैं तो हमेशा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ पशुपति मुहर रहे। इसके अतिरिक्त जब हम लोग मोहनजोदड़ो का उत्खनन हो रहा था, उस समय 42 नरकंकाल स्केलेटन बिखरे हुए मिले। इसकी एक बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है और कहानी है, इसलिए जानने की ज़रूरत है। कई बार ये पूछा गया है, कई संदर्भों में आपसे उठा करके पूछा जाएगा। क्लियर है। जैसे आपको बताऊं कि ये जो नरकंकाल है ना, बिखरे हुए थे, तो जो व्हीलर थे उनका ये कहना था कि ये आर्य आक्रमण के साक्ष्य हैं। इसीलिए ये कहा गया कि परिस्थिति के आधार पर आर्य जो है सिंधु सभ्यता के पतन के दोषी मानते हैं। क्लियर है। लेकिन जब आगे चल करके इसका नृजातीय परीक्षण हुआ, UR कैनेडी ने इसका एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस किया, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में ये जो 42 नरकंकाल हैं, इसके में मात्र 6 पिचोटे हैं, और बाकी जो 36 नरकंकाल है वो मलेरिया से प्रभावित थे, और इसकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, ये सवाल अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कौन सा जो स्थल है वो किसके लिए क्या कहते हैं कि मलेरिया से जिसका पतन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए अब मोहनजोदड़ो। और वास्तव में जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत था, आर्यंस इन्वेंशंस की जो थियोरी थी, अब वो क्या हो गई? वो नहीं मानी जाती है। श्योर। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं। अब मान लीजिए, सपोज करिए, एक बात आपसे और बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगे कि सर हम पढ़ रहे हैं, हमको कुछ और तथ्य मिल जाए, वैसे तो इन्हीं तथ्यों से सारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको क्या कहते हैं कि कुछ और भी तथ्य चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि आप उसी फ्रेम में, फ्रेम आपका यही होगा, और इस फ्रेम के आधार पर आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब जो चन्होदड़ो है, यानी उस नोट्स में आपको क्या करना है, बस उसी आधार पे थोड़ा सा आगे डेवलप करना है। फ्रेमवर्क आपका यही रहेगा। वैसे जितने तथ्यों की हमने चर्चा कर दिया वो पर्याप्त हैं, इससे दाहिने बाएं आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल चन्होदड़ो की भी अगर हम अवस्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से सिंधु नदी के तट पे था।
और जो सिंधु नदी के तट पे था, ये दाएं तट पे था, खैर दायां बायां ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिंधु नदी के तट पर आप जानिए। और इसे हम लोग इसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं हैं, दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, अंतर आपको नगरीकरण में दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। और जब नगरीकरण में अंतर नहीं दिखाई दिया तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? चन्हूदड़ो हो जाएगा। श्योर। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा कि मनका बनाने के कारखाने, समझिएगा, मनका बनाने का, मनका समझ रहे हैं कि नहीं? बीड्स, जो माले में छोटी छोटी मोतियां होती हैं वो। और यहीं से आप देखेंगे कि वाट माप बनाने के साक्ष्य हैं। वाट माप यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेजरमेंट का वाट माप युक्त हुआ वो चन्हूदड़ों से ही होता है। क्लियर है? और ये वाट माप 16 के अनुपात में आपको मिलेंगे, तो ये आप यहाँ जानते रहिए। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो चन्हूदड़ों से लिपस्टिक, सौंदर्य सामग्री एकदम जानते रहिए, लिपस्टिक के साक्ष्य हैं, कंघी के साक्ष्य हैं, तांबे के दर्पण के साक्ष्य हैं। दर्पण मिरर वाला न समझिएगा, ये तांबा वाला सींचेगा, इतना इसे घिस दिया गया है कि आपकी शक्ल उसमें दिखाई देने लगेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो घड़ियाल और मछली के साक्ष्य आपको मिलेंगे, पशुओं में अगर आप देख लें। क्लियर? इसके अतिरिक्त एक बहुत रोचक सा पार्ट है, आप देखेंगे कि एक कुत्ते द्वारा बिल्ली को दौड़ाने का साक्ष्य। इंटरेस्टिंग लग रहा है? युगों युगों से कुत्ता बिल्ली को दौड़ाता रहा है, बिल्ली को दौड़ाने का साक्ष्य कैसे पता चला? वास्तव में जो कच्ची मिट्टी के जो ईंटें रहे होंगे उसी पे पहले बिल्ली और उसके बाद कुत्ते, फुटप्रिंट के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ऐसा रहा होगा। क्लियर है? तो ये रहा चन्हूदड़ों के बारे में, आपके बारे में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं लोथल। लोथल वास्तव में अगर आप देखेंगे तो गुजराती भाषा में अगर कहा गया तो गुजराती भाषा में इसे भी मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला। श्योर। इसके अतिरिक्त जो गुजरात ये था, इसकी जो लोकेशन थी वो ये थी कि भोगवा एवं सांबर लोकल नदियां हैं, इनके नदी तट पर स्थित था। और इसे हम लोग लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसका भी जो विन्यास था, इसकी जो प्लानिंग थी, वह भी क्या कहते हैं कि लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी ही थी। और एक बात और भी बताइए, लोथल की जो लोकेशन आप देखेंगे तो लोथल में एक जो दो अंतर पहले नगर नियोजन में दिखाई देगा। सामान्य निरंतरता तो रहेगी, परिवर्तन पे ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज अगर आप देखें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पहली बात, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको नगर एवं दुर्ग का विभाजन नहीं है तो दो टीले, लेकिन नगर और दो दुर्ग के रूप में विभाजन आपको नहीं मिलता है। दूसरी खासियत क्या मिलती है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लोथल का गोदीवाड़ा, डकयार्ड बहुत फेमस है। तो जाहिर सी बात है, अगर डकयार्ड है तो ये कहीं न कहीं लोथल जो है व्यापारिक नगर रहा होगा।
और आपको एक और साक्ष्य यहीं से दे दूं, यहाँ से हमें फारस की मुद्रा मिलती है। कई बार आपसे पूछा जाता है, ये रिलेट भी किया जाएगा, फारस की मुद्रा मिलती है। इसका मतलब है कि लोथल से ही व्यापार होता रहा होगा ईरान में, और चूंकि फारस में सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि यह एक व्यापारिक नगर भी रहा होगा। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, यहाँ पर मेहराब भी मिलता है, मेहराब, आर्क। और आपको बताऊं, कभी हम लोग विस्तृत भी चर्चा कर लेंगे, जो भारतीय मेहराब था कैसे उस समय बनता था, कारबिल्ड तकनीक के आधार पर। कैसे? कारबिल्ड तकनीक। ये 2 ईंटें निकाल लिए, पिलर बनाए जाते थे और एक एक ईंटा ऐसे बाहर निकाल करके बनाया जाता था, और ये बीच वाले स्थान पे आप सीमेंट या अन्य चीज़ें रख दीजिए। तो ये क्या हुआ है, आधा जो है मिट गया है, यानी आधा गिर गया है, आधा ही अर्ध मेहराब के रूप में मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोथल के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मेहराब से भी परिचित रहे होंगे। क्लियर है। अब लोथल में ही अगर आप चर्चा करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ से बाजरे कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्लियर है। बाजरा है, धान है, हल्के फुल्के इस एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि यह एग्रीकल्चरल टाउन भी था और साथ साथ व्यापारिक नगर भी था। तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ आपको पशु आकृतियाँ या मूर्तियाँ भी मिलेगी। नहीं, अभी हम लोग नगरीकरण में एक और बात को चर्चा करेंगे, वो ये कि युग्म शवाधान के साक्ष्य, युग्म शवाधान के साक्ष्य, राइट। आपको बताऊं, युग्म शवाधान लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिलते हैं। और इसे सती प्रथा से न जोड़िएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यह कोई परंपरा रहा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ रोचक अंकन है, उन अंकनों को भी यहाँ पे जान लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप देखें, चलिए नगरीकरण वाले सेक्शन को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा गोरिल्ला का अंकन मिलेगा। इसके बाद अगर देखें तो जो चालाक लोमड़ी वाली जो कथा है ना, बंदर वाली जो है, चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा। अब आप सोचिए कि ये जो प्यासा कौवा था वो कब से प्यासा है कहानियों में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। मछली दबाए हुए, जो चोंच में मछली दबाए हुए क्या कहते हैं, एक पक्षी का अंकन है। तो कहने का मतलब ये है कि इन पशु मूर्तियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवे का अंकन वाला है। एक और चीज़ यहाँ पे फेमस रहा है, वो ये कि यहाँ से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हैं। बहुत बड़ी बात है ये। स्कल, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हैं। यानी यहाँ पे एक स्कल में आपको छेद मिलेंगे, 5-6 छेद, और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उनकी हीलिंग के भी साक्ष्य आपको लग रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है टेक्नोलॉजी जो थी, वो तकनीक जो थी, या जो ज्ञान था, या जो अनुभव था, इस स्तर का था, क्योंकि सबसे कठिन शल्य चिकित्सा इसी की मानी जाती है। आइए
अगले स्थल की चर्चा करते हैं। कालीबंगा, राइट, राजस्थान के का ही है ये। और आपको बताऊं कि किताबों में अभी भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि कालीबंगा में आपको श्री गंगानगर में स्थित है, श्री गंगानगर राजस्थान में। लेकिन वास्तव में अब इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। श्री गंगानगर को डिवाइड कर दिया गया है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और निश्चित रूप से अब जो है इसकी जो अवस्थिति है वो हनुमानगढ़ जिले में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो राजस्थान के जितने भी राजस्थान और हरियाणा के स्थल हैं वो सब आपके सरस्वती नदी तट पर स्थित हैं। पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी खासियत आप देखेंगे कि जो दुर्ग टीला है और नगर टीला है, दुर्ग और ये नगर टीला, ये आपको दोनों नगरीकृत मिलेंगे। तुरंत सवाल आपसे पूछा जाएगा, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हर जगह सादगी भरा मिलता है, लेकिन पहली बार यहाँ पर वृत्ताकार फर्श या डिजाइन फर्श के साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार फर्श के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखेंगे कि आगे चल करके, शुरुआत में तो नहीं लेकिन अगले चरण में, इस कालीबंगा को दो भागों में बांट दिया गया, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो ये इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। क्या परिवर्तन मिलता है, परिवर्तन पे आपने यहाँ पे ध्यान दिया। आप देखेंगे यहाँ पर सार्वजनिक नाली के, जब हम नियोजन बताएंगे तो बताऊंगे, इस पे और भी क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक नाली जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम है उसका साक्ष्य नहीं मिलता, का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं है। लेकिन हमें लकड़ी के पाइप के साक्ष्य हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त यहां हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और ये अग्नि वेदिकाएं आपने देखा लोथल से भी प्राप्त हुई हैं। युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये इन परिवर्तनों को खास करके स्पेशली नगरीकरण के संदर्भ में जानने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो यहाँ के प्री इंडस स्टेज से हमें जुताई के साक्ष्य मिलते हैं, खेतों के जुताई के साक्ष्य कई बार पूछा गया है। हालांकि सिंधु सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से नीचे, क्लियर है, पहले के में एक ही खेत की जुताई के साक्ष्य हैं, और इसमें दो फसलें हैं, एक है चना और दूसरा है सरसों। चना सरसों एक साथ बोई भी जा सकती है, तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, राइट। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, तो कालीबंगा में जितने भी प्रकार की शवाधान रीतियां थीं, सारे प्रकार की शवाधान रीतियां आपको कालीबंगा से मिल जाएंगी, शवाधान रीतियां, राइट। तो ये कुछ विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं के संदर्भ में आपको जानना चाहिए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, धौलावीरा, यानी प्रतिनिधि स्थलों का ये अंतिम स्थल आप मान सकते हैं। इसके बाद सिर्फ अनुषंगी स्थल बच जाएंगे, राइट। तो ये रहा धौलावीरा। धौलावीरा का जो नगर नियोजन का जो पार्ट है ना, वो एकदम से अलग आपको दिखाई देगा। हर जगह आपको दो जगह मिलते हैं, दो स्थान मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप धौलावीरा की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ जिले में है ये। लोकेशन की बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में मनसर और मनहर नदी में, लोकल नदियां हैं मनसर और मनहर नदी, इनके संगम तट पर ये मिलेगा। तीन भागों में आपको दिखाई देगा। दुर्ग नगर, ये नगर हो गया,
और ये जो बीच का पार्ट है वो अवम नगर हो गया, अवम नगर हो गया। 3 भागों में आपको दिखाई देगा। और इस अवम नगर में आपको 27 जलाशय दिखाई देंगे, कृत्रिम जलाशय हैं। पत्थरों को काट कर जोड़ा गया है नीचे फर्श में, इसीलिए हम लोग इसे रॉक कट आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण भी मानते हैं धौलावीरा को। क्लियर हो गई बात? आइए हम आगे चलते हैं। यहीं पे हमको शाइन बोर्ड का भी साक्ष्य मिलता है। शाइन बोर्ड आप देखते हैं ना, प्रयागराज नगर निगम आपका स्वागत करता है, अलीगढ़ नगर या कोई क्षेत्र पंचायत आपका स्वागत करती है, उसी तरह का यहाँ पे शाइन बोर्ड मिला है। पत्थर के हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं। क्या लिखा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई शाइन बोर्ड जैसा रहा होगा। इसके अतिरिक्त दुर्ग टीलेस के ही उत्तर में आप देखेंगे तो एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलेगा, और पूरे सैंधव सभ्यता में यहीं पे आपको स्टेडियम मिलता है, और वेल प्लान्ड स्टेडियम है। बीच बीच में बैठने की व्यवस्था जैसे आजकल पार्कों में होती है, उस तरह से भी आपको यहाँ पे साक्ष्य मिल जाएगा। क्लियर है? तो निश्चित रूप से सुरकोटदा अभी भी इसका उत्खनन चल रहा है। जो महत्वपूर्ण पहली थी और नगर नियोजन के संदर्भ में हमने आपको बताया। बाकी यहाँ के डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक नेवला, प्रस्तर का नेवला मिला है। जाहिर सी बात है इसकी ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन धौलावीरा के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आज हमने सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थलों की चर्चा की। कल की क्लास में हम लोग कुछ अनुषंगी स्थलों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर को समाप्त करने के पहले 2 बातें आपको एक बार फिर बता दूं कि आज से ही हम लोग शाम को प्रतिदिन आधारित डेली करंट अफेयर्स के आधार पर चर्चा करेंगे, कार्यक्रम ला रहे हैं। और उस कार्यक्रम से संबंधित जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में, आज के भी डिस्क्रिप्शन में और उस पे भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से ही देंगे। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। और शौर्य अकादमी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है गुणवत्ता को लेकर के, एक नए अप्रोच को लेकर के, सिलेक्शंस को लेकर के। भीड़ से बचिए, राइट? और निश्चित रूप से इस गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम में आप आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।